विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड की हमारी डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या यूजेस हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला अनुप्रयोग है वो है धुएं का अवक्षेपण, स्मॉग प्रेसिपिटेशन। अब होता क्या है कि आपको पता है कि ऐसे देश डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं जहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हों, और हमारे देश में भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे फैक्ट्री कारखाने हैं, और उन फैक्ट्री और कारखानों की चिमनियों से निकलता है गाढ़ा गाढ़ा धुआं, जो कि वातावरण को करता है प्रदूषित। अब जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और वो कार्बन के पार्टिकल्स वातावरण को करेंगे पॉल्यूट, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेंगे। हम चाहते हैं कि वो धुआं वातावरण को प्रदूषित ना करे, एयर पॉल्यूशन ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो चिमनियाँ हैं उन चिमनियों के अंदर धन आवेशित धातु का, यानी पॉजिटिव चार्ज मेटल का क्या लटका दें, एक गोला लटका दें। तो होगा क्या कि जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो उन धातु के चारों तरफ, जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए कि हाँ, ये आपकी एक चिमनी हो गई और इस चिमनी के अंदर आपने धनावेशित धातु का क्या लटका दिया, एक मेटल का गोला लटका दिया। तो अब जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो कार्बन के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज मेटल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और कार्बन के कण इसी स्पेयर पर, इसी गोले पर रुक जाएंगे, और बाहर जो धुआं निकलेगा अब वो विदाउट कार्बन निकलेगा, जिससे वातावरण जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो पॉल्यूट होने से बच सकता है। तो दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो है पेयजल का शुद्धिकरण, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे इम्प्योरिटी से कैसे मुक्त किया जाए, कैसे अलग कर दिया जाए, इसके लिए भी हम काय का यूज करते हैं, फिटकरी का यूज करते हैं। तो यहाँ कोलाइड का यूज कैसे हो रहा है कि जो गंदा पानी है वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें कई सारी क्या मिली हुई हैं, अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, और हमें पता है कि अशुद्धियों का हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धियों का स्कंदन करने के लिए हम जो चीज़ यूज करेंगे वो होगी हमारी फिटकरी। फिटकरी को पोटासियम भी कहा जाता है, और फिटकरी का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, जिसे डबल सॉल्ट या द्विक्लवण कहा जाता है। अब डबल सॉल्ट या द्विक्लवण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब पानी में डिज़ोल्व होती है तो ये कम्प्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयनों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसे सारे सॉल्ट जो पानी में जाकर पूर्णतः अपने आयनों में बदल जाते हैं, डबल सॉल्ट द्विक्लवण कहलाते हैं। तो फिटकरी एक द्विक्लवण है। अब मान लीजिए पानी के अंदर अशुद्धियाँ हैं, और पानी के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उन पर या तो पॉजिटिव चार्ज आयन है या नेगेटिव चार्ज आयन है, और आपने उसमें फिटकरी डाल दी। तो मान लीजिए कि ये आपका एक पॉट है, और पॉट में आपका वाटर रखा हुआ है जिसमें कुछ पॉजिटिव इम्प्योरिटी है, कुछ नेगेटिव इम्प्योरिटी है। आपने उसमें फिटकरी डाल दी, तो फिटकरी के पास भी अपने पॉजिटिव हैं और क्या है, नेगेटिव हैं। तो जो वाटर का पॉजिटिव है उसे फिटकरी का नेगेटिव, और जो वाटर का नेगेटिव है उसे फिटकरी का पॉजिटिव क्या कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, स्कंदित कर देगा। यानी सारी जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ बैठ जाएंगी, तली में बैठ जाएंगी, और पानी कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर फिटकरी डालने से सारी की सारी अशुद्धियाँ, सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो कोएगुलेट होकर कहाँ बैठ जाती हैं, नीचे तली में बैठ जाती हैं, पानी शुद्ध हो जाता है, और इस तरह कोलाइडल विलयन का कोएगुलेशन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है कोलाइडी अशुद्धियाँ, यानी कोलाइडल मेडिसिन। तो आप सबको पता है कि बहुत सारी आजकल जो दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में वो कोलाइडल फेज में ही होती हैं, उनके अंदर कोलाइडल लिक्विड भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि कोलाइडल फेज में जब भी कोई मेडिसिन होती है, कोई इंजेक्शन होता है, कोई सायरप होता है, जब वो कोलाइडल फेज में होता है तो हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, वो आसानी से हमारी बॉडी में जाकर अपना इफेक्ट करते हैं, और जल्दी से जल्दी उन्हें जो भी मेडिसिन को काम करना है वो कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रोटी की तुलना में दलिया जल्दी पचता है, ऐसे ये समझ लीजिए कि यदि मेडिसिन कोलाइडल फेज में हैं तो वो हमारी बॉडी द्वारा जल्दी एब्जॉर्ब होगी, जल्दी फ़ायदा करेगी। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे RGL जो कि एक सिल्वर का शॉल है, सिल्वर का बना हुआ कोलाइडल विलयन है, आँखों की दवाई के रूप में काम में आता है, आई मेडिसिन के फॉर्म में यूज होता है, ड्रॉप्स में यूज होता है, आई ड्रॉप में। दूसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, एक एंटा एसिड है, और एंटा एसिड आप जानते ही हैं
जो पेट की एसिडिटी को कम कर देते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कुछ टैबलेट्स के डायग्राम भी आप देख रहे होंगे, सुंदर पिक्चर्स देख रहे होंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में भी होता है, इनो जानते होंगे आप। चलिए अगला देखते हैं, मलमूत्र से गंदगी अलग करना। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर बहुत सारा गटर में पानी बह रहा होता है, और जो पानी बह रहा है उसमें बहुत सारा मल बह रहा है। अब मल पर कौन सा चार्ज होता है तो सुनकर हंसी आएगी, लेकिन हाँ, मल पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पानी से मल को अलग करना है तो नेगेटिव चार्ज्ड मल को अलग करने के लिए किसी पॉजिटिव प्लेट का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, और जो आपकी प्लेट आप डाल रहे हो मल के अंदर वो कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। मल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मल कोएगुलेट हो जाएगा और पानी शुद्ध होकर, शुद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन ठोस से अलग होकर बहकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने जो मल मूत्र और पानी का बना हुआ जो विलयन था वो कैसा विलयन था, कोलाइडल विलयन ही था। और देखते हैं आगे और क्या क्या एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में हो सकती हैं। फ़ोटोग्राफी में, अब आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि पहले जो कैमरे यूज होते थे वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म कैमरे के अंदर फंसाई जाती थी, लगाई जाती थी, जिसे हम जनरल भाषा में रील कहते थे। तो जो कैमरे की रील आती थी वो अक्सर दरअसल होती क्या थी कि एक प्लास्टिक फ़िल्म होती थी, और उस प्लास्टिक फ़िल्म के ऊपर सिल्वर हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल विलयन का पेस्ट जो है वो बिछा दिया जाता था और फिर उसको सुखा लिया जाता था। तो ये सारी प्रोसेस सिल्वर ब्रोमाइड का बनाना और उसे कोलाइडल फॉर्म में यूज करना और उसे फोटोग्राफिक फिल्म पर जमाना, ये सब अंधेरे में किया जाता था, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ़ोटो सेंसिटिव होता है, यानी प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील। अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो तुरंत एजी और बीआर में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए इसको जनरली कैमरे की रील से जो फ़ोटो बनाई जाती थी वो अंधेरे में ही बनाई जाती थी या लाल रंग के प्रकाश में बनाई जाती थी, क्योंकि लाल रंग की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है लेकिन ऊर्जा लाल रंग की सबसे कम होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फोटोग्राफिक फिल्म की जो रील है उस पर जो सिल्वर ब्रोमाइड का पेस्ट यूज किया जा रहा है, दरअसल वो कोलाइडल फेज़ में है, इसलिए हम उसे कोलाइड के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अगला है साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया में, यानी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, यहाँ पर इस वर्ड पे ध्यान नहीं देना, साबुनीकरण गलत लिखा है। साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपको पता है पिछले लेक्चर में आपने देखा कि यदि कपड़े के ऊपर धूल मिट्टी ग्रीस आदि की गंदगी लगी हुई है और उस गंदगी को हमें अलग करना है तो हम पानी अकेले से नहीं अलग कर सकते, हमें साबुन का यूज करना पड़ेगा। साबुन क्या करेगा, तेल गंदगी और ग्रीस को पानी में घोल देगा और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा, पायस बना लेगा, इमल्सन बना लेगा, और इमल्सन के फॉर्म में सारी गंदगी पानी में घुलकर साबुन की उपस्थिति में अलग हो जाएगी। तो यहाँ भी गंदगी का अलग होना भी किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में संपन्न हो सका, कोलाइडल विलयन की प्रेजेंस में ही संभव हो सका, कोलाइडल विलयन बनने के कारण ही संभव हो सका है। अगला है रासायनिक युद्ध सामग्री में, जब बॉर्डर पर युद्ध लड़े जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे गोला बम बारूद चलाए जाते हैं। बहुत सारी मूवी में भी आपने देखा होगा, तो बॉर्डर मूवी में देखा होगा कि सन्नी देओल जब अपने साथी सैनिक की जान बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है तो वो उससे कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, तो वो एक बम फेंक देता है तो बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है और सनी देओल एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। तो वो जो उसने बम फेंका होता है उससे बहुत सारा जो धुआं उत्पन्न हो रहा होता है, उस घटना को हम स्मोक स्क्रीन प्रोडक्शन कहते हैं। तो जो युद्ध भूमि होती है वहाँ स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का कोलाइडल विलयन यूज किया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े रविंद्र भवन या बहुत बड़े बड़े जो हॉल होते हैं वहाँ पर जो नाटक किए जाते हैं वहाँ भी इस तरह की स्क्रीन प्रोड्यूस करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। अगला हमारा एप्लीकेशन है रंगने की क्रिया में, डाइंग प्रोसेस में। आप देखते हैं कि आप बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे सूत से बने हुए वस्त्र पहनते हैं, हाँ बहुत सारे आप चादर वगैरह भी अपने बेड शीट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो सब तरह तरह के कलर वाले होते हैं। कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कोई चादर लिया और उसे
वॉशिंग पाउडर से धो दिया तो रेड का वाइट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी किसी भी सूत के ऊपर, धागे के ऊपर, फिलामेंट के ऊपर कलर किया जाता है तो कलर करने से पहले, उसको डाई करने से पहले, उसे डाई के सॉल्यूशन में डालने से पहले उसे डाला जाता है मॉर्डेंट सॉल्यूशन में, रंग बंधक में। तो रंग बंधक का एक कोलाइडल विलयन होता है। पहले जो भी क्लॉथ है जिसे हम कलर कर रहे हैं उसे पहले मॉर्डेंट सॉल्यूशन के कोलाइडल सॉल्यूशन में डाला जाता है, फिर उसे डाई में डाला जाता है। तो जो मॉर्डेंट है और जो डाई है उनके बीच में पर्टिकुलर पारस्परिक बंध बन जाते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड बन जाते हैं, जिससे जो रंग हैं वो कभी रंग बंधक को या वस्त्र को छोड़कर अलग नहीं होते। तो इस तरह कपड़ों की रंगाई में, डाइंग प्रोसेस में भी हम मॉर्डेंट का कोलाइडल सॉल्यूशन ही यूज करते हैं। अगला है टैनिंग प्रोसेस। टैनिंग प्रोसेस यानी चमड़े की कमाई करना। तो यहाँ चमड़े की कमाई करना यानी चमड़े से पैसों की कमाई करने से नहीं है, यहाँ मतलब है कि चमड़े को यूज़फुल कैसे बनाया जाए। तो चमड़े या जो खाल का प्रोटीन होता है, चमड़े या खाल पर जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज्ड कोलाइडल विलयन होता है। अब वो बहुत सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट खाल को हमें कड़ा करना है तो हम उसे टैनिन के सॉल्यूशन में डालते हैं। दरअसल टैनिन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो आपका खाल या चमड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक दूसरे से मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज्ड प्रोसेस हो जाती है। हम कह सकते हैं कि चमड़े या खाल का कोएगुलेशन हो जाता है और खाल कड़ी हो जाती है और उसे हम बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि चमड़े या खाल का जो प्रोटीन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन ही के फॉर्म में ही था और इसका हमने कोएगुलेशन किया, यानी यहाँ सारी की सारी केमिस्ट्री काय की लग रही है, कोलाइडल केमिस्ट्री का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। कोलाइडल में अगला जो एप्लीकेशन है वो है रबर प्लेटिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टैप लगे हुए हैं, कुछ पाइप्स हैं, उनकी टोटियों पर रबर की या प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई है। मान लीजिए रबर की लेयर चढ़ानी है हमें, यहाँ पर रबर की लेयर चढ़ी हुई है, तो इस प्रोसेस को एक मेटल के ऊपर या किसी एक सब्सटेंस, किसी एक पदार्थ से बने हुए वस्तु के ऊपर रबर की कोटिंग करना ही क्या कहलाती है? रबर प्लेटिंग कहलाती है। अब रबर प्लेटिंग करते कैसे हैं? तो आपको पता है कि दरअसल केरला में रबर के बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और उन ट्रीज़ में जब हम इसके स्टेम में, उसके तने में कट लगाते हैं तो एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे हम लैटेक्स कहते हैं। अब जो लैटेक्स होता है उसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं। अब जिस भी वस्तु पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमें रबर की लेयर चढ़ानी है उसे हम एनोड के रूप में लेते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक कैथोड लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। तो लैटेक्स के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो एनोड के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह एक मेटल के ऊपर रबर की लेयर जाकर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर लैटेक्स का कोलाइडल विलयन यूज कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने वाली है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है डेल्टा का निर्माण। अभी तक आपने जो डेल्टा देखा वो सोशल साइंस में देखा होगा, लेकिन आज हम जिस डेल्टा की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री में डेल्टा कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डेल्टा कैसे बनता है, तो लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि समुद्र के किनारे बहुत सारी तलछट इकट्ठा हो जाती है और वो तलछट जिस मुहाने का निर्माण करती है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा बनते कैसे हैं कि आपको पता है कि बरसात के समय में जब नदी नाले बहते हैं तो अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी को बहा कर ले आते हैं। यानी कि बारिश में आने वाला जो पानी है, बरसात में जो आने वाला पानी है उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी घुली हुई है। वो एक कोलाइडी विलयन है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अब वो पानी बहकर कहाँ आ रहा है? समुद्र में आ रहा है। समुद्र में है NaCl जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, एक अच्छा विद्युत अपघट्ट है, जिस पर पास पॉजिटिव भी है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज आयन भी हैं। और जो पानी आ रहा है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो जो गंदे पानी के धूल मिट्टी के कण पर पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉजिटिव नेगेटिव से न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, और स्कंदित होने के कारण, उनकी पीपीटी बनने के कारण वो समुद्र के किनारे ही धूल मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाएंगे। केवल पानी पानी समुद्र के अंदर जाएगा और सारे धूल मिट्टी के जो कण हैं वो समुद्र के किनारों पर ही इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे बन जाएगा डेल्टा। अब सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो वो है पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मपुत्र नदी में। सुंदरबन डेल्टा उसका नाम है। सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पाए जाते हैं सुंदरी नाम के वृक्ष। और यहाँ आप देख रहे होंगे स्लाइड में बहुत ही सुंदरबन जो है अभ्यारण्य है,
उसका बहुत ही मनमोहक सीन यहाँ आपको दिख रहा होगा। डेल्टा का एक डायग्राम एक भी मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है आकाश का नीला दिखाई देना, कि हमें इस जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारे और आसमान के बीच में बहुत सारी गैसेस हैं। हमारे और जो आकाश है उसके बीच में बहुत सारी गैसेस हैं, तो उन गैसेस में बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। वाटर वेपर हो सकती है, धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ गैसेस का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब जैसे ही प्रकाश, जैसे ही लाइट, सनलाइट इस कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजरती है, तो जो गैसेस के कोलाइड पार्टिकल हैं वो प्रकाश को, लाइट को स्क्रैच कर देते हैं, बिखरा देते हैं, और प्रकाश के बिखरने से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, वो होता है स्काई ब्लू। तो आप समझिए कि हमारे चारों तरफ गैसेस हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन गैसों में से होकर गुजरता है तो सूर्य के प्रकाश का हो जाता है बिखराव, और जब भी प्रकाश का बिखराव होगा तो एक निश्चित कलर ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा, और वो कलर जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो होता है नीला। तो इसलिए हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला। लेकिन जब हम एरोप्लेन से देखते हैं, अंतरिक्ष में जाकर आकाश को देखेंगे, तो वही नीला आकाश हमें काला कलर का, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अगला है रक्त। तो रक्त किस प्रकार का कोलाइड सॉल्यूशन है? तो रक्त जो है वो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स सॉल्यूशन है, यानी रक्त पर ऋण आवेश होता है। अब कहते हैं कि रक्त बह रहा है, मान लो कट गए और रक्त बह रहा है, तो कहते हैं फिटकरी डाल दो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रक्त पर है ऋण चार्ज और फिटकरी पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो जैसे हम फिटकरी का सॉल्यूशन डालेंगे तो फिटकरी का पॉजिटिव ब्लड के नेगेटिव को कोएगुलेट कर देगा, रक्त का तुरंत थक्का जम जाएगा, रक्त का बहना बंद हो जाएगा। या फिर हम FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड का यूज भी कर सकते हैं। तो फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। अब जब अलग अलग होगा तो Fe++ देगा और 3 Cl नेगेटिव देगा। तो जो Fe++ हैं वो ब्लड के नेगेटिव चार्ज को कोएगुलेट कर देंगे, रक्त का थक्का जम जाएगा। सारी प्रोसेस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच रिएक्शंस की है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए या तो FeCl3 का यूज करते हैं या फिटकरी का यूज करते हैं, क्योंकि रक्त होता है ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, और फिटकरी के पॉजिटिव चार्ज या फेरिक क्लोराइड के फेरिक आयन उसको कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे रक्त का थक्का जल्दी से जम जाता है, जल्दी से ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी डेली लाइफ में कोलाइडल सॉल्यूशन के बहुत सारे यूजेस देखे। मुझे लगता है कि आपको सारी जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर से जो भी OT क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, और किसी अच्छी तैयारी करें, है ना। थैंक यू।